हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारा एक फॉलोअप वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है बीपीएससी की पोस्ट के बारे में, एक ओवरऑल वीडियो ओवरऑल हमने एक आइडिया दे दिया है। तो इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो है इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में, है ना। तो हमारे साथ है, एक बार फिर से बता देता हूँ, रामनिवास सर। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस प्लेटफॉर्म पर। तो आपको जैसे मैंने बता ही दिया है और अपने व्यूअर्स को बता ही दिया है कि हमारा जो मकसद है इस वीडियो का इंटरव्यू के बारे में जानना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रिटर्न के बाद कितने लोगों को बुलाया था और कितना समय मिला था इंटरव्यू तक का तैयारी करने में। 263 सीट्स थे, तो उन्होंने 797 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। तो जो लगभग 3 टाइम्स हो जाता है। जो टाइम मिला था आपका, वो रिटर्न के बाद अप्रैल में रिटर्न हुआ और इंटरव्यू मेरा हो गया 7 सितंबर को। 12 अप्रैल को रिजल्ट रिटर्न हुआ और 7 को रिजल्ट ये हो गया 7 सितंबर को। तो पर जो टाइम रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है 1 या 1.5 महीने का टाइम मिला था। एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर 1.5 महीने का टाइम मिला था। तो बेहतर ये होगा कि जैसे ही आपने दिया रिटर्न दिया, आपको तो लग जाता है, एक इंट्यूशंस आ जाते हैं कि मेरा होने वाला है या नहीं है। तो तैयारी आपको तभी से शुरू कर देनी चाहिए, जब से आपका रिटर्न हुआ था। तो अच्छा, रिटर्न होने के बाद जैसे आई थिंक बीपीएससी आंसर की देती है। हाँ, की देती है। स्टूडेंट्स अपने आप जुड़ जाते हैं। तो आपने कट ऑफ का आइडिया लगा लिया था कितना कट ऑफ होना है, या फिर एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा गया था? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था कि रिटर्न दे करके आया और बीपीएससी ने 10-12 दिन के बाद आंसर दिए वो कि उसने सारा, मतलब कुछ क्वेश्चन जो थे मतलब अनप्लीजेंट थे, जिनका आंसर अनप्लीजेंट था। 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे, मुझे लगता है। तो सब कुछ डायलेमा में था कि किसका होगा, नहीं होगा, किसका सही हो जाएगा, किसका गलत हो जाएगा। मेरे भी 7 क्वेश्चन सही थे जो गलत दिए गए, और 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे जो सही कर दिए गए। ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो या फिर बीपीएससी को, मतलब कैसे आप बोल रहे हो? नहीं, ये ओवरऑल मुझे लगता है कि सबके साथ यही समस्या हुई। मान लो कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, तो क्या बीपीएससी को करेक्ट करता है? करेक्ट किया उसने, सबको ग्रेस मार्क मिलता है? नहीं, बाद में करेक्ट किया। कुछ क्वेश्चन जो थे जो रियली कंट्रोवर्शियल थे, तो उसको उन्होंने सीधे डिलीट कर दिया। तो मतलब वो मार्क्स अब जो मिलेगा वो तो सबको मिलेगा या फिर तो किसी को नहीं मिलेगा? तो क्या हुआ? तो जैसे 30 किसी को नहीं मिलेगा, उसने क्वेश्चन ही डिलीट कर दिए। जैसे 2 क्वेश्चन उसने मैथमेटिक्स में डिलीट कर दिए। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस थे, वो हो गए 28 क्वेश्चन। अच्छा, तो मतलब आपने जब रिटर्न दिया था तो आपको मतलब लग गया था कि हाँ मेरा, वहाँ मुझे लग गया कि रिटर्न में तो मेरा इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही। अब कितना आएगा ये तो वो भी थोड़ा सा रहा अनप्रेडिक्टेड। आंसर की के अकॉर्डिंग जैसे मुझे लग रहा था कि 27 जाएगा कट ऑफ, 27 और वो चला गया 29। उसका एक रीज़न ये भी है, मुझे लगता है कि मैकेनिकल में जो कंपटीशन है, मैकेनिकल में कंपटीशन का लेवल बहुत ही डिफिकल्ट, ऊपर से बीपीएससी में है ना। बिहार तो हम माना जाता है, मुझे लगता है मैकेनिकल इंजीनियर्स का। और जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि बिहार से काफ़ी इंजीनियर्स हैं और काफ़ी बहुत कंपटीशन हाई है। हाँ, आपको हर घर ऊपर से ये पोस्ट जो है बीपीएससी का हाईएस्ट पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है ना। तो इसका कंपटीशन ऑब्वियसली होना था, तो उसका कट ऑफ तो मान के मैं फिर भी ये बोलना चाहूँगा, जितना भी मार्क्स जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग अदर इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं ये कट ऑफ होगा, उससे 1-2 मार्क्स अपना हाई रखिए, राइट। ओके, तो आपको ओवरऑल कितना समय मिला था इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशन के लिए? रिजल्ट आने के बाद तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो तो 1.5 महीना, मतलब जब रिटर्न का रिजल्ट आया तो उसके अराउंड 1-1.5 महीने बाद हो गया। 40 से 42 दिन आपको मिले थे। हाँ, और मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन और भी कम था। हाँ, एक्सपेक्टेशन था कि जल्दी हो जाएगा। फिर भी आपको 40 दिन मिले। 40 दिन फिर भी मिल गए। तो उस 40 दिन के दौरान आपने क्या किया, क्या आपने चीज़ें फॉलो करी और कैसे आपने प्रिपरेशन आपने कैरी करी? तो वहाँ पे मैंने खुद ही सेक्शन डिवाइड कर लिए थे कि वो जाएं, मैं जाऊँगा। तो या तो वो मेरे से ये सारा कुछ पूछने के बाद ये पूछेंगे कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो फेवरेट सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने 3 सब्जेक्ट तैयार कर लिए थे। अगर वो मेरे से एमटेक बोल के रुक गए कि एमटेक टाइटल क्या है, तो मैंने एमटेक का जो थीसिस टाइटल जो था उस पर भी मैंने वर्क कर लिया था। उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी वर्क कर लिए थे। उसके बाद मैं सोचा कि अगर वो ये रुकेंगे कि एमटेक में तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या थे, तो अगर वो एमटेक में मेरे सब्जेक्ट्स पे रुकेंगे तो मैंने वो सब्जेक्ट्स भी तैयार कर लिए थे। और अगर वो अभी क्या कर रहे हो पीएचडी, तो पीएचडी पे रुकेंगे तो मैंने पीएचडी का थीसिस जो था उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स तैयार कर लिए थे। अगर वो मेरे इस पे रुकेंगे कि तुमने कम्प्रीहेंसिव में क्या तैयारी की थी, कम्प्रीहेंसिव तुम्हारा क्या था, वो कोर्स वर्क में कौन सब्जेक्ट्स लिए थे, अगर वो ये पूछेंगे तो मैंने उसको भी तैयार कर लिए थे। मतलब मैं कह सकते हैं कि मैं काफ़ी हद तक मैं सारे जो एंगल बन सकते थे, जो सारे पॉसिबल एंगल बन सकते थे, मैं वो सारे एंगल तैयार करके बैठा था। मतलब आप ऑलरेडी रिटर्न के बाद से ये सब चीज़ें मैंने रिटर्न के बाद से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे इस पॉइंट पे कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। क्या एक्सपेक्ट हो सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि हार्डली मुझे लगता है 10-20 मिनट चलता है। वो 10 मिनट का बात वो मैटर करता है। आपका नॉलेज, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा,
है ना। तो आपको कैसे वो 10 मिनट में आपको रिप्रेजेंट करना है, दैट मैटर्स अ लॉट, है ना। तो उसके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए जो शुरू से ही। तो उन्होंने जैसे बताया कि क्या क्या एक्सपेक्ट हो सकते हैं, उन्होंने पहले ही सोच लिया था, उनके अकॉर्डिंग तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो जैसे मैं बात करूँ, अगर पीएचडी से बात किया जाए, तो पीएचडी में अगर आपने प्रिपरेशन किया तो क्या मतलब आपने कैसे किया? जैसे पीएचडी मेरा था, जो मेरा थीसिस का टाइटल था फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इन रोटर सिस्टम। ओके, तो मैंने उसको कर लिया कि फॉल्ट क्या है, किस तरह से हो सकता है, फॉल्ट ये किस डोमेन में आता है। ये कंडीशन मॉनिटरिंग डोमेन में आता है। तो मैंने कंडीशन मॉनिटरिंग तैयार कर ली। कंडीशन मॉनिटरिंग क्या है, इसका इंडस्ट्री में क्या यूज है, मैं जो कर रहा हूँ उसका इंडस्ट्री में क्या यूज है, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसका रियल लाइफ में क्या यूज है। तो क्योंकि वो मेरे थीसिस में ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा उनको पता नहीं हो, पर उनको ये तो एक सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम जो कर रहे हो उसका मतलब क्या है, उसका सोसाइटी में उसका क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसका इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ेगा। और इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन सर से पूछा है कि इंटरव्यू हार्डली 10 से 20 मिनट का होगा, तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला वाला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन वाला नहीं होगा। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाना है कि जो मैंने पढ़ा है उसका मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप से बोल के, है ना। तो एक चीज़ मैंने और सुना है कि बीपीएससी में वो लोग बोर्ड के लिए बोर्ड पे पढ़ाने के लिए भी बोलते हैं। तो आपको बोला? नहीं, मुझे नहीं बोला, पर मैंने उसकी तैयारी कुछ लोगों को बोला, कुछ लोगों को नहीं बोला। तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी? उसके लिए मैंने तैयारी कर रखी थी। तो उसके लिए जैसे मेरे जो सारे फ्रेंड्स जो लैब में बैठते थे, मैं हर सब्जेक्ट का मैं 5-6 टॉपिक तैयार करके रखता था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का तैयार किया, थ्योरी ऑफ मशीन का तैयार किया, और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुला करके बैठाता था। मैं भी था उसमें। हाँ, वो सारे लोग बैठते थे और मैं देता था, और मैं उनको बोलता कि तुम क्रिटिकल रहो। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये बिल्कुल क्रिटिकल रहो, बर्स्ट से बर्स्ट सिचुएशन कंसीडर करके मुझे बताओ कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे, जैसे पंकज हो गया, वो सूर्या डेका सर, सुजीत सर, प्रशांत सर और राकेश, ये सारे लोग भी वहाँ पे रहते थे। कुछ जूनियर्स भी रहते थे, उनको भी मैं रखता था कि भाई आओ तुम भी। तो वहाँ पे मैंने किया, मतलब खुद से उन्होंने बोर्ड पे प्रैक्टिस किया, जिसने मेरे को लगता है डिफरेंस क्रिएट किया। अगर वहाँ पे बोर्ड पे भी दिखाया जाता तो डिफरेंस मिलता। तो जो इंटरव्यू की तैयारी है उसको भी बहुत सीरियसली करना पड़ता है, मेरा पॉइंट बेसिकली ये है। बिल्कुल। ओके, तो ये इन्होंने, अब जैसे मान लो मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई एमटेक में आपने कैसे तैयारी करी, तो सेम आंसर होगा। आपका टॉपिक अलग होगा, इनका टॉपिक अलग है। तो आप क्या एक्सपेक्ट निकल के आता है आपका इंटरव्यू के लिए, उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आराम से प्रिपेयर करिए। तो ये है इंटरव्यू की बात। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभी ये कि आपने आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन के टाइम में क्या क्या डिफिकल्टी फेस करी, और कितना आपको अंदर से डर लगता था, कितने नर्वस थे आप कि भाई होगा या नहीं होगा, कैसे क्या कुछ? डर तो बहुत था। और मेरे को वो सही चीज़ थी, क्योंकि जब तक डर नहीं रहेगा तो आदमी को सेल्फ मोटिव फोर्स नहीं आएगा। तो डर तो बहुत था, और शायद इसी डर की वजह से मैं और ज़्यादा तैयारी करता था और पढ़ता था। ओके, तो अगला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके इंटरव्यू में तैयारी के समय कितना मैक्सिमम टाइम आप दे पाए थे, कितना टाइम देते थे बेसिकली? टाइमिंग तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल टाइम मैं दे सकता था मैं देता था। ऐसा कोई मैं वो मार्क नहीं करता था कितना मैं दिया हूँ। जैसे मैं रात में भी मैं करता था, रूम में आके भी मैं करता था, लैब में भी करता था। जैसे रात में कभी कभी 2 भी जब बज जाते थे, तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था देवाशीष, वो आता था पानी लेने वाटर कूलर के पास। तो देखता था, तो आता था, मैं उसको बैठा करके जो छोटा सा बोर्ड रखता था, मैं बोर्ड पे पढ़ाता था, बताता तू देख कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, फीडबैक दो मुझे। तो उसने भी काफ़ी हेल्प की कि तुम तेज बोलता है, तुम इतना जोर से मत बोलो, थोड़ा पिच को स्लो करो, ये फ्लुएंसी मेंटेन करो, ऐसे करो। मेरे एक फ्रेंड और हुआ करता था राकेश, मैं उससे मिलता था, बोलता था भाई तू देखा तो बता, तो तुम एजुम्पशंस बताओ शुरू में। तो वो काफ़ी मतलब काफ़ी हर जो स्टूडेंट होता है वो अपने आप में एक यूनिक होता है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1-2 अच्छे टीचर्स मिले होते हैं उनको, और वो इनहेरिटेड उसमें उनका जो प्रॉपर्टीज रहता है वो हो चुका होता है। मतलब हर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे वो एक अच्छा टीचर रह चुका है, या अच्छा टीचर का वो एक प्रोडक्ट है, तो उसके पास उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो वो जो है थोड़ा थोड़ा करके बताया, तो वही मैंने सारा लेकर के एकोमोडेट किया। हाँ, ये बात तो होगी आपकी, क्योंकि आप IIT धनबाद में थे तो आपको स्टूडेंट्स मिले। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो घर से तैयारी कर रहे हो, जैसे किसी ने मास्टर्स किया उसके बाद वो घर पे हैं फिर तैयारी कर रहे हैं। तो वो लोग भी मैं बोलता हूँ कि उनको फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन में टेक्निकल डिस्कशन बेसिकली करना चाहिए, है ना। तो और टेक्निकल डिस्कशन का बहुत ज़्यादा मायना भी है। ओके, तो ये तो था इंटरव्यू से पहले का बात। अब हम बात करते हैं एंट्री से लेके एग्जिट तक की पूरी कहानी, कि इंटरव्यू में एक्चुअली आपके इंटरव्यू में हुआ क्या। अंदर से बात करते हैं कि IIT ISM से आप निकले, उसके बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा था, दिल में क्या चल रहा था, क्या क्या चीज़ थी प्लीज़? बहुत नर्वस था मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस था। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि इन्होंने एक टारगेट बनाया था
कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, रिटर्न में ऑलरेडी आ चुके थे उतने मार्क्स, एकेडमिक्स में इनको पता था इतना मार्क्स है, इंटरव्यू में भी उनका अराउंड उतना ही मार्क्स आया और वो टारगेट सेट हुआ। तो ये एक तरह से मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस भी है और ये हार्डवर्क का एक रिजल्ट भी है। ओके, मैंने 52.62 टारगेट किए थे और मेरे 52.62 मार्क्स ही आए हैं। तो बताइए प्लीज। तो मैं शुरू में तो नर्वस ही था। सुबह सुबह वहाँ भाई मेरा रहता है पटना में रूम लेके, तो उसके पास मैं रुका, वहाँ से निकला ऑटो लेके, वहाँ अंदर गया। तो अंदर जाकर के एक चीज़ जो मुझे लगी कि मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बिहार में हूँ, क्योंकि मतलब सारा कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक, जो स्टाफ थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो बहुत हेल्पफुल थे सारे लोग। तो ये बात तो हो गई है कि इंटरव्यू से पहले क्या कहानी हुई थी उस सब की। अभी हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे एंट्री से लेके एग्जिट तक क्या कहानी हुई थी, और जब आप IIT धनबाद से निकले और फिर क्या क्या चीज़ें घटी आपके साथ, और कितना आपको अंदर से लग रहा था कि आपके दिल और दिमाग में क्या था, उसके बारे में बताइए प्लीज़। उस टाइम तो बहुत बुरा हाल था, पूरा नर्वस था, इतना नर्वस था कि मैं बीमार भी पड़ गया था। मतलब बीमार भी इस तरह से कि फीवर कुछ नहीं है, पर एक अलग ही वो दवा लिया, आपने तो बताई है। तो वो लेकर के मैं गया वहाँ पे, सुबह उठा भाई के रूम पे रहा, वहाँ से उठा दवा खाया, चला गया। और पर वहाँ पे BPSC ऑफिस में अंदर घुसने के बाद वहाँ का मुझे लगता है कि एक जो स्टाफ, जो गार्ड से लेकर के जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं वहाँ तक, ये सारे लोग इतने जेंटल, मतलब इतने अच्छे लोग ये थे सारे कि मतलब लगेगा नहीं आपको कि आप मतलब ऐसा कुछ किसी स्टेट में आपको लगे कि हाँ भाई हम मतलब लगेगा कि हाँ ये पब्लिक सर्विस कमीशन है। अच्छा, नहीं अमेरिका तो नहीं, और अच्छा, अमेरिका को तो मुझे नहीं पता, पर काफी अच्छा लगा। सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि स्टूडेंट को कंफर्टेबल कर दें। अच्छा, मतलब उनको ये लग रहा था कि ये जाएगा अंदर एक्सेसिव प्रेशर में है, एक्सेसिव प्रेशर फील करेगा, तो वो सारे लोग अच्छे से बात कर रहे थे, हर संभव मदद कर रहे थे। तो फिर वहाँ से होने के बाद गया। अच्छा, वहाँ पे जब आप बैठे थे आपने कितना वेट किया था? वेट तो मैं 1 बजे ही पहुंच गया था, और मेरा जो इंटरव्यू हुआ वो सबसे लास्ट में हुआ। अच्छा, मेरा इंटरव्यू होते होते अंधेरा हो गया था। 6 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ। 1 से 6 आपने वेट किया? 1 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने वेट तो वो किया। आपका प्रिपरेशन टाइम था या फिर कैसा मतलब माहौल था आपके अंदर? नहीं, वो तो टाइम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में ही लग जाएगा, कराने में ही चला जा रहा था। साइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई मतलब कितना डॉक्यूमेंट, मतलब आपका ओवरऑल डॉक्यूमेंट वही वेरीफाई हो जाता है? नहीं, बाकी लोग इसे वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ, सारा वही वेरीफाई हो गया था। तो बाकी लोग जो कर रहे हैं, तो मैं बैठा हूँ, भाई तुझे तुम्हारा भाई क्या लगा, ये कम तो मेरा नहीं है, इसका बगल वाले का देख रहा हूँ, वो इसका देख रहा है, अगर आप आगे हो करा के तो आपसे 4 लोग पूछ रहे हैं, तो ऐसे करके ही टाइम चला गया, वो पता नहीं चला। अच्छा, आपको ये भी मौका मिल रहा था कि जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देके आ चुके हैं उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, कि कोई क्वेश्चन पूछने का? जब तक मैं बाहर था तब मौका मिला, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चला गया तब नहीं मिला मौका। तो बाहर में जैसे मिला, तो मैं जिस अंदर था, कुछ लोग इलीगल तरीके से आ गए थे अंदर, तो बता रहे थे कि भाई बोर्ड नहीं है, और मैं तो भाई बोर्ड पे चक्कर तैयारी करके गया था। मुझे कहा यार बोर्ड नहीं है तो कैसे चलेगा काम मेरा, मुझे तो बोर्ड पे जाना है। फिर बोला भाई पैनल बी, 3 पैनल में उन्होंने बांट रखे थे, तो मेरा पैनल बी था, मेरा पैनल बी में बोर्ड नहीं है, बाकी दोनों पैनल में बोर्ड है, और पी पैनल वाले जो है वो गरिया ही दे रहे हैं, बहुत हार्ड ले रहे हैं भाई। मैं यार क्या हो गया ये मेरे साथ। ये में चला जाता भाई, सी में चला जाता, बी में क्यों चला गया मेरा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है उठा के लेके गए अंदर वाला जो मेरे एक बच्चे वहाँ पहले से थे, मैं था, वो भी डरा हुआ था, मैं भी डरा हुआ था। फिर वो एक बंदा निकला, उसको हम दोनों ने पकड़ के कोशिश की, वो उससे पहले गार्ड आया, बोला नहीं बात नहीं। मैं उसको बोला भाई तू कुछ तो बोल दे, तो वो उसने इशारे में किया कि भाई बहुत गंदा गया है। अच्छा। और नर्वस हो गया फिर। अच्छा। फिर बैठा रहा, फिर मेरे जो अंदर वाला बंदा था वो गया, और वो वही 8 मिनट में वो बाहर आ गया। तो उससे वो इस हालत में नहीं था कि मेरे से बात करे। मैं उससे बोला भाई कैसा, तो उसने ऐसे किया। मैं बोला क्या भाई। फिर अंदर गया, मैं पूरा नर्वस था, इतना नर्वस था कि उन्होंने पहले क्या पूछा मेरे से मुझे सुना ही नहीं दिया। अच्छा। फिर मैं आपने मतलब गए जब ग्रीट किया या फिर जब मैं एंटर किया तो शीशा लगा हुआ था, तो वो बड़ा हमको लगा यार शीशा इतना क्यों लगा हुआ है। मेरे साथ वो कोविड के टाइम वाला ही शीशा था। तो वही था, उन्होंने पहले क्या पूछा मतलब सुना ही नहीं दिया मुझे कि क्या पूछा पहला क्वेश्चन। अच्छा। पर शायद वो क्वेश्चन ये था कि आपने बीटेक कब किया। अच्छा। तो फिर मैं चुप ही रह गया थोड़ी देर, तो उन्होंने क्वेश्चन रिपीट किया कि आप बताइए कुछ अपने बारे में, बीटेक एमटेक के बारे में, कहाँ से किया, क्या किया। तो मैं पैनल में कितने लोग थे? पैनल में लगभग 7 लोग थे। 7 लोग थे? 7 लोग थे। अच्छा। और शायद एक चेयरमैन मिला के 8 थे, 7 या 8 ऐसे ही थे। तो चेयरमैन सर ने ही सबसे पहला क्वेश्चन शुरू किया कि आपने बीटेक कहाँ से किया, एमटेक कहाँ से किया बताइए। तो मैंने बताया सर मैंने बीटेक 2015 में विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया से किया। तो बोला क्या ये सरकारी कॉलेज है? मैं बोला नहीं सर ये प्राइवेट कॉलेज है।
तो फिर उन्होंने पूछा उसके बाद एमटेक कहाँ से किया, तो मैंने बताया कि सर मैंने IIT ISM से किया। तो बोला कि और अभी क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला सर अभी मैंने ऐसे बोल दिया कि सर मैंने अभी मैं सर वहीं से कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल दिया। तो उसने बोला टाइटल क्या है, तो मैंने बताया कि एमटेक का मेरा जो टॉपिक था वो ये था। और बोले PhD का, तो मेरे निकल गया मुँह से कि सर मैं ऐसा ही है सर, पर उसमें थोड़ा चेंज करके ये है। तो उन्होंने पूरा गुस्सा हो गए, तो तुम इंटरव्यू में ऐसे बोलोगे। मैंने कहा यार अब तो मैं हो गया फेल। अच्छा, मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। तो मैंने बोला कि भाई मैंने यही कि मैंने सर मैंने किया तो सर यही है। तो उन्होंने बोला कि क्यों किया यही, तो मैंने बोला सर मैं एमटेक में काम किया, मुझे वहाँ से रिसर्च गैप दिख गया, तो फिर मैंने यहीं आगे बढ़ना शुरू कर दिया यहीं से मैं। तो शायद ये चीज़ें उनको लगी कि हाँ ठीक है, जस्टिफाइड, एटलीस्ट जो स्टूडेंट है वो ऑनेस्ट है। हाँ ऑनेस्ट है, उनको ये लगा। तो और ऑनेस्ट होना चाहिए इंटरव्यू में। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं उनके पास रहेगा, आपके पास थीसिस नहीं रहेगी, कितने पब्लिकेशन की, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो आप जो बोलेंगे वो लोग मान लेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो सच है, और आपके बोलने के लहजे से ही गेस कर लेंगे कि आप सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तो वहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, ब्लफ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर उसके बाद चेयरमैन सर ने बोला कि अच्छा ठीक है पूछिए। तो पहले बंदा था वो, उनको मैंने बाद में आकर के देखा, चेहरा मिलाया, तो वो NIT पटना के थे। नाम तो मैं शायद बोलना ठीक नहीं रहेगा। नहीं। तो NIT पटना के थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेल्ट एंड पुली में पावर ट्रांसमिट कैसे होता है। तो मैंने बताया कि सर ये होता है, सारा चीज़ मैंने बोल दिया उनको। पर जो चीज़ वो पूछ रहे थे वो मैं बोला ही नहीं, ये जो सुनना चाह रहे थे वो मैं बोला ही नहीं। फिर उन्होंने पूछा अरे वो ठीक है, ये क्यों होता है। मैंने बोला सर ये मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा था इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा था या फिर नहीं हिंदी। मैंने इंग्लिश का एक वर्ड भी यूज नहीं किया, पूरा हिंदी। इंग्लिश का मैंने वही जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो वही बोला। बाकी मैं कोई वर्ड नहीं, सारा वर्ड हिंदी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये क्यों होता है। तो फिर मैंने बोला सर कि ये होता है, ये पेयर है, स्पेशल पेयर है सर। अच्छा, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका भी लैंग्वेज वही था जो आप, उनका भी हिंदी था। और जो लोग इंग्लिश में, एक लोगों ने बाद में पूछा, मैंने उनको हिंदी में ही बोला। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मतलब सिलेक्शन सर का हो गया है, उनके पास और भी बहुत क्वालिटीज़ है, बट मे बी कोई ऐसा भी वहाँ पे प्रोफेसर हो सकता है जो साउथ इंडिया से हो या दूसरे स्टेट से हो, तो आप रिप्लाई उसी लैंग्वेज में करिए। हो सकता है बिल्कुल। आगे तो फिर उन्होंने फिर बोला कि बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव में क्या डिफरेंस है। तो वो मैंने थोड़ा अच्छे से बताया, और मुझे लगता है कि वहीं से फिर वो बन गया, मेरा फ्लो बन गया। क्योंकि बाद के लोगों ने जो मेरे से पूछा उन्होंने गियर के क्वेश्चन पूछे, उसके बाद के जो लोग थे उन्होंने मेरे से कंडीशन मॉनिटरिंग क्वेश्चन पूछे। मतलब पहला क्वेश्चन जो किया मैंने जो आंसर दिया, तो जो कीवर्ड्स मैंने दिए, मेरा इंटरव्यू मोर और लेस उसी के अराउंड घुमा। अच्छा। तो जैसे उन्होंने बोला कि बेल्ट ड्राइव, मैंने यहाँ डिफरेंस बताया। तो फिर उन्होंने उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि वो सब तो ठीक है, पर तुमने वो नहीं बताया। पहला क्वेश्चन उन्होंने फिर से रिपीट किया। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ अभी। तो उन्होंने बोला कि ये बताओ कि कौन से मटेरियल का बना होता है। तो मैं मटेरियल मुझे पता थे, पर उस टाइम फ्लो में मेरे मुझे निकल के सॉरी सर ये मुझे नहीं पता। अच्छा। फिर बोला अरे यार ये तो मुझे बता देना चाहिए था, तो तब तक तो टाइम हो गया। तो मैं फिर बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, वो कुछ नोट करने लग गए। फिर उन्होंने बोला ठीक है। अगले जो प्रोफेसर थे उनके पास आया, वो शायद इंडस्ट्री से थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कंडीशन मॉनिटरिंग में आपने काम किया है, तो आप बताएं कि कंडीशन मॉनिटरिंग क्या होता है। फिर उन्होंने बोला ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है। तो फिर मैंने बोला सर ये मेंटेनेंस नहीं होता है, एक्चुअली में जब टूट जाता है कंपोनेंट तो उसको रिप्लेस करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, जो मैकेनिकल के लोग हैं उनको थोड़ा उनके लिए। तो मैं शायद टेक्निकल नहीं बताता, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता दिए। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि कंडीशन मॉनिटरिंग क्या है, तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने बोला कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है। मैंने सर दोनों एक ही है। तो शायद वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि मैं प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव में कंफ्यूज तो नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने इतना बताया और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और थोड़ा मैंने पेन निकाला और उसमें बता दिया कि सर ये जैसे तो बोले कैसे करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे कौन सा मेंटेनेंस करना है। तो मैंने पेन निकाला, बोले सर इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसका वो जो होता है ना नीब, जो बचपन में निकल जाते थे लिखते टाइम। तो मैंने सर वो नीब है, उसको हमको हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे उसका मेंटेनेंस का कि उसको घिसना नहीं है कहीं, तो वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके सेफ्टी के लिए ढक्कन भी देखिए सर है, तो इम्पोर्टेंट ये है। तो उन्होंने बोला ठीक है अगला मेंटेनेंस। तो मैंने बोला सर कि
जैसे प्रिवेंटिव है, मतलब फेल होने से पहले नहीं, उसको एक फिक्स रहेगा कितना टाइम के बाद करना है। जैसे मैं अगर 2 पन्ना रोज लिखता हूँ तो 10 दिन के बाद मुझे रिफिल चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर कि तो रिफिल को जो है जो कंटिन्यूसली चेंज करना ही पड़ेगा सर। तो वो हो गया वो, तो वहाँ ये चीज़ें। और फिर मैंने ब्रेक डाउन का बताया कि सर जिससे जिसका ढक्कन है वो टूट भी जाए तब भी काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसको ब्रेक डाउन। बेसिकली सर का जो काम था वो कंडीशन मॉनिटरिंग में था, तो उनको उसका अच्छा नॉलेज था। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अपने एरिया में हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उसका अच्छा और मतलब जैसे इन्होंने लैंग्वेज बोला कि हिंदी में बोला, तो उन्होंने हिंदी में इसलिए बोला कि बहुत कॉन्फिडेंस थे उस चीज़ को लेके, तो इसलिए बता पाए और रिलेट कर दिया, पेन से रिलेट कर दिया। तो इस तरह से मेरे को लगता है एक अच्छा इम्पैक्ट तो वहाँ पे चला। तो मुझे लगता है आपसे कुछ एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल में कौन सा है। हाँ, उसके बाद जो बंदे जो थे प्रोफेसर, लकीली वो मेरे एरिया में ही काम कर रहे थे, कंडीशन मॉनिटरिंग में काम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कंडीशन मॉनिटरिंग में काम करते हो? मैंने बोला हाँ। तो वेवलेट में काम करते हो? मैंने बोला सर हाँ। पूरे खुश थे इस बात से कि चलो कोई बंदा मिल गया है। अच्छा। तो उन्होंने बोला क्या होता है वेवलेट? तो मैंने बताया सर ये होता है वेवलेट। तो FFT और वेवलेट में क्या डिफरेंस है? ये वेवलेट की थोड़ा क्वेश्चंस है। तो मैंने बताया सर कि ये डिफरेंस है, तुम्हारे काम में क्या है? तो मैंने बोला सर कि मैं बता पाऊंगा, तो ये डिफरेंस है सर मेरे साइड में। बोला और कोड किए हो? तो मैंने बोला सर हाँ। तो मेटले बड़ा अच्छा काम किया है, वो बना दिया फंक्शन, बड़ा अच्छा रहता है ना। मैं बोला हाँ सर। तो मतलब आपका इंटरव्यू ओवरऑल मतलब एक तरह से जोली टाइप में रहा? बिल्कुल, उसके बाद से वो हो गया जोली टाइप का हो गया, और मैं भी पूरा कंफर्टेबल हो गया। मतलब बोलना है जो बोलना है कि हो गया, अब जो होना होगा होगा, अब तो आ गए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पॉइंट से कि एक जो ये जोलीपन जो था, मतलब जो शुरू में नर्वस था, नर्वसनेस को जब भूले तो उससे इनका कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। और उस कॉन्फिडेंस से जो आंसर्स आए उनमें लगा कि हाँ बेस्ट आंसर्स आए। तो मैं ये बोलूंगा कि आप ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस मतलब नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा नर्वस भी नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस में रहिए और एक ऐसा आंसर दीजिए जो आपकी नॉलेज को दर्शाए बेसिकली। जोली और वो क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस एक मैं बोलूंगा, है ना। वो जॉली वो होंगे, आपने नहीं होना है। हाँ। आपने बस रहना है, मुस्कुरा देना। ठीक है सर, ओके। हंसने भी नहीं लगना, मुस्कुरा देना है। अच्छा, तो मुझे लगता है ये इंटरव्यू का जो टेक्निकल पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। तो जब आप इंटरव्यू से निकल रहे थे, एग्जिट कर रहे थे, तो आपको क्या लग रहा था कि मेरा अच्छा गया, बुरा गया, क्या मतलब? इंटरव्यू जैसे मैंने सारा इंटरव्यू दे दिया ना, उसके बाद जैसे इन्होंने मेरे से पब्लिकेशन पूछे, उन्होंने कहाँ पब्लिश किया है। तो जो मेरे अच्छे जर्नल थे, 3 अच्छे जर्नल हैं, तो उन्होंने इस बात से उनको काफी इंप्रेशन हुआ। हाँ, काफी इंप्रेशन हुआ। तो उन्होंने बोला MSSP में एक ही किया, तुम्हारा इम्पैक्ट फैक्टर घट रहा है, बढ़ना चाहिए था ये, MSSP से भी ऊपर जाओ। और बोल के सारे लोग हंसने लग गए। मैं बोला सर अब सर वो हर पेपर तो सर MSSP में नहीं हो पाएगा। तो MSSP एक जर्नल है, हाँ, तो वो मैकेनिकल का एक अच्छा जर्नल है, वो काफी अच्छा जर्नल है। तो उसका भी इम्पैक्ट मुझे लगता है अच्छा हुआ। उसके बाद वाले बंदों ने फिर उन्होंने प्रैक्टिकल से रिलेट कर दिया कि ये कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, 90 डिग्री पे अगर ट्रांसमिट करने होगी, ट्रांसमिट करना हो। तो मतलब मुझे लगता है कि आपने वो सभी क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं। उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन शुरू में मेरा हुआ, उसके बाद सारे क्वेश्चंस मेरे सही रहे। हाँ, तो मैं यहाँ से ये पॉइंट मेरे को लगता है निकल के आता है कि जरूरी नहीं है कि आप 100% बिल्कुल आंसर दें। तो ज़रूरी ये है कि आपका अप्रोच क्या है, आप कैसे बोल रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे रहे हैं, और क्या आपके दिमाग में है। बिल्कुल, बेसिकली, है ना। बिल्कुल। तो उस तरह से आप जाइए, और नर्वस भी रहना ठीक भी है और कॉन्फिडेंस रहना भी ठीक है। तो हर चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपसे पूछा एग्जिट टाइम में आपको क्या लग रहा था कि हाँ हो सकता है? एग्जिट टाइम में जैसे चेयरमैन सर ने मुझे बोल दिया कि आप ठीक है, अब आप जाइए। मैं उठने को हुआ तो एक और जो सबसे लास्ट मेंबर थे उन्होंने रुको। अच्छा, शायद वो यहाँ पे भी कुछ टेस्ट कर रहे थे कि ये तो इसका जो चल रहा है एक ही फ्लो में चला है सारा, मोर और लेस एक ही फ्लो में चला है। तो उन्होंने बोला कि एनर्जी क्या होता है। अच्छा, उठने के बाद मतलब मैं उठने को हुआ, फिर उन्होंने बोला रुको, मैं बैठ गया। मतलब एनर्जी क्या होता है, वो मतलब ये देख रहे थे कि इसका मतलब शायद माइंड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उन्होंने जोन से निकल के हट के एक अलग क्वेश्चन पूछ दिया। तो थोड़ी देर के तो मुझे लगा ये क्या पूछ दिया भाई। फिर मैंने बताया सर कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उन्होंने बोला कि हीटर है, लगा दिया। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछे कि तुम जस्टिफाई करो, पर वो ओवरऑल खुश उससे नहीं हुए शायद। हाँ, ठीक है। पर उन्होंने बोला कि मैकेनिकल के हो, हर जगह वर्क ही दिखता है तुमको। फिर सारे लोग हंसने लगे। मतलब जो पैनल होता है उसमें अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग रहते हैं। ओके, तो ये था ओवरऑल इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें पूछी, और फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम फिर किसी का इंटरव्यू लेके आएंगे या कुछ भी दूसरा पोस्ट का लेके आएंगे। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।